नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेखन। पिछले अध्यायों में हमने लेखा शास्त्र की परिभाषा को पढ़ा, उससे जुड़े हुए कुछ नियम, और अब इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं लेखा शास्त्र के कुछ नियमों को जो अभिलेखन से ताल्लुक रखते हैं। अभिलेखन अर्थात पैसे का आना जाना, लोगों से सामान खरीदना बेचना, इन सभी चीज़ों को अपनी पुस्तकों में एक तरीके से लिखना, और यही लेखा शास्त्र की परिभाषा भी कहती है। जितनी भी वित्तीय घटनाएं एक व्यवसाय में हुई हैं उन सभी को एक तरीके से लिखना ही लेखा शास्त्र है। अब इन सभी चीज़ों को लिखा कैसे जाता है वह इस अध्याय में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, खाते मुख्यतः 5 तरह के होते हैं। परिसंपत्तियां, जिनको हम एसेट्स भी कहते हैं। देयताएं अर्थात वह पैसा जो हमें औरों को देना है, जिस प्रकार बैंक ऋण। पूंजी, पूंजी उस पैसे को कहा जाता है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में अपनी तरफ से लगाता है और यह हमें किसी को वापस नहीं करनी होती। और बाकी के जो 2 खाते हैं उनका नाम है आय, अर्थात वह पैसा जो एक व्यवसाय अपने सामान को बेच करके लिया करता है। और आखिरी खाता है खर्चों का, जिसको हम व्यय भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम एक्सपेंस भी कहते हैं। तो ये सभी 5 खाते जो हैं वह एक समीकरण के रूप में भी दिखाए जा सकते हैं जो आपके सामने हैं। परिसंपत्तियां बराबर देयताएं जमा पूंजी। अगर यह जो पूंजी है, मैं इसमें सभी व्यवसाय में आने वाला पैसा, जिसको हम आमदनी कहते हैं या फिर आय कहते हैं, उसको जोड़ दूं और जो भी खर्चे हैं उन्हें घटा दूं, तो यह एक पूर्ण समीकरण बन जाता है। परिसंपत्तियां बराबर देयताएं जमा पूंजी। पूंजी में सभी तरह की आमदनी जुड़ जाएगी और सभी तरीके के खर्चे घटा दिए जाते हैं। तो यह एक समीकरण बन जाता है जो बिल्कुल गणित की तरह काम करता है। और द्विअंकन प्रणाली के अनुसार इसमें भी सभी घटनाएं 2 बार लिखी जाएंगी, या तो वह परिसंपत्तियों की तरफ या वह इस तरफ। दोनों ही जगह घटना को लिखा जाता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, खाते मुख्यतः 5 तरह के होते हैं। परिसंपत्तियां, देयताएं, पूंजी, व्यय और आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं, परिसंपत्तियां, देयताएं, पूंजी, लाभ या हानि। लाभ को हम आगम भी कह सकते हैं और हानि को हम व्यय भी कह सकते हैं। यह अभिलेखन की प्रणाली कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि एक खाता अगर डेबिट साइड, जिसको हम नाम भी कहते हैं, अगर वहां पे लिखा जाए तो वह उसी खाते में या किसी दूसरे खाते में क्रेडिट साइड पे, जिसको हम जमा भी कहा करते हैं, वहां लिखा जाएगा। यह प्रणाली इसी तरीके से चलती है। हर वित्तीय घटना के अंदर 2 बार चीजें लिखी जाएगी। इन 5 में से किसी भी एक खाते में जमा या नाम या जमा। तो यहां पे हमने इसके कुछ नियमों को बनाया है जो आप साफ तरह से देख सकते हैं। अगर हम बात करें परिसंपत्तियों की, तो अगर यह बढ़ें तो यह नाम से बढ़ेंगे, मतलब डेबिट से बढ़ेंगे, और अगर यह घटें तो यह जमा मतलब क्रेडिट से घटेंगे। अगर हम देयताएं, जिनको हम लायबिलिटी भी कहते हैं, यह क्रेडिट से बढ़ते हैं, मतलब जमा से बढ़ते हैं, और नाम से घटते हैं। तीसरा खाता है पूंजी। जैसे कि मैं बता चुका हूं, पूंजी वह धनराशि है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में अपनी तरफ से लगाता है और यह हमें किसी को वापस नहीं करनी। पूंजी की वृद्धि क्रेडिट साइड से होगी, जिसको हम जमा भी कहते हैं, और पूंजी में कटौती डेबिट साइड से होगी, जिसको हम नाम भी कहते हैं। अगला खाता है आगम या लाभ। इसकी वृद्धि क्रेडिट साइड मतलब जमा से होगी,
और कटौती नाम मतलब डेबिट साइड से होगी। और जब हम किसी खर्चे के खाते के बारे में बात करें, जिसको हम हानि या व्यय भी कह सकते हैं, इनमें वृद्धि डेबिट मतलब नाम से होगी और कटौती जमा से। विद्यार्थियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 खाते ऐसे हैं जिनमें वृद्धि नाम से होती है और कटौती जमा से। मतलब परिसंपत्तियां और हानि यह डेबिट साइड से बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड से घटते हैं। और बाकी के बचे हुए 3 खाते जिनको हम लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, देयताएं, लाभ और पूंजी, यह क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं मतलब जमा से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं मतलब नाम से घटते हैं। अगर आप इन 5 खातों के इन नियमों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो शायद आप रोज नामचा, जिसको हम जर्नल भी कहा करते हैं, उसको करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इन नियमों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। तो चलिए अब हम रोज नामचा की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल को 1,50,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया। अब आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि इस वित्तीय घटना में कौन से 2 खाते शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, लेखा शास्त्र व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाएगा, ना कि व्यवसाय के स्वामी के दृष्टिकोण से। जब हम व्यवसाय के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप यह देखिए, पैसा व्यवसाय में आया या व्यवसाय से गया। व्यवसाय के स्वामी के दृष्टिकोण से लेखा शास्त्र नहीं किया जाता। जब 1,50,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया गया है तो व्यापार में 1,50,000 रुपया आ चुका है और यह कैश का आना हुआ, रोकड़ का आना। रोकड़ एक परिसंपत्ति है और अभी अभी पढ़े हुए नियमों के अनुसार परिसंपत्ति का बढ़ना डेबिट होना है। डेबिट अब दूसरा खाता जो कि पूंजी है, क्योंकि यह व्यवसाय को आरंभ करने के लिए लगाई गई है। तो पूंजी की बढ़ोतरी शायद क्रेडिट साइड से बढ़ती थी। आपको उन नियमों को जो अभी अभी पढ़ाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो हमें दोनों ही खातों के बारे में पता लग चुका है और अब हम इसके लिए रोज नामचा में अभिलेखन शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला खाता कैश है उसको हमने रोकड़ के नाम से लिखा नाम, और दूसरा खाता है पूंजी। पूंजी खाते से अर्थात पूंजी को हमने क्रेडिट कर दिया है जमा। जमा की घटना को लिखते हुए आप सिर्फ ये से शब्द का इस्तेमाल करेंगे। से शब्द का इस्तेमाल अपने आप में एक क्रेडिट एंट्री है। अब हम अगली घटना पे चलते हैं। अगली घटना में 1 अप्रैल को मनीषा से 36,000 रुपये का माल खरीदा। जब आप किसी से माल खरीदते हैं तो वह क्रय कहलाता है, और क्योंकि सामान मनीषा से खरीदा गया है और घटना में यह नहीं बताया गया मनीषा को पैसा दिया गया या नहीं। अगर किसी घटना में किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया हुआ है, जैसे कि मनीषा, इसका अर्थ यह हुआ कि हमने मनीषा को अभी कैश नहीं दिया, रोकड़ नहीं दिया। मनीषा अब हमारे लिए एक देनदारी है और सामान को खरीदना क्रय कहलाता है। मनीषा हमारी देनदारी है और देनदारी हमारे लिए देयताएं हैं, और देयताएं को बढ़ने की जो साइड है वह है क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई मनीषा को क्रेडिट करके और क्रय खाते को डेबिट करके। इस प्रकार हम रोज नामचा किया करते हैं। चलिए तीसरी घटना की तरफ चलते हैं।
2200 रुपये नगद पर लेखन सामग्री खरीदी। अब आपने 2200 रुपये की लेखन सामग्री खरीदी अर्थात खर्चा, और सभी खर्चे परिसंपत्तियों की तरह डेबिट साइड से बढ़ा करते हैं। तो स्टेशनरी को खरीदना भी एक खर्चा है, एक व्यय है। परिसंपत्ति और खर्चे डेबिट अर्थात नाम से बढ़ा करते हैं, इसलिए स्टेशनरी खाता डेबिट, स्टेशनरी खाता नाम, और रोकड़ व्यवसाय से जा चुका है। रोकड़ हमारी एक परिसंपत्ति है। परिसंपत्तियों को हम क्रेडिट साइड से घटाते हैं, परिसंपत्तियों को हम जमा से घटाया करते हैं, और इसी के साथ रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट। चलते हैं अपनी अगली घटना पे, जो 2 अप्रैल को हुई। एसबीआई में बैंक खाता खोला और 35,000 रुपये जमा किए। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, रोकड़ जा रहा है, परंतु एक नई परिसंपत्ति बैंक के नाम से आ रही है। बैंक नामक परिसंपत्ति का बढ़ना अर्थात डेबिट होना, मतलब नाम। तो बैंक नाम और रोकड़ का जाना अर्थात कैश का क्रेडिट होना, कैश जमा। तो देखिए एंट्री बनती है बैंक खाता नाम और रोकड़ खाता से, कैश अकाउंट क्रेडिट। चलते हैं अगली घटना पे, जो 2 अप्रैल को ही हुई। प्रिया को 16,000 रुपये का नगद माल बेचा। देखिए यहां आपने नगद माल बेचा, प्रिया को बेचा या किसी और को बेचा। जब माल नगद में बिका तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वह प्रिया को बेचा या किसी और को। अब नगद आ चुका है, नगद हमारी एक परिसंपत्ति है, और परिसंपत्तियों का बढ़ना डेबिट होता है, मतलब नाम, क्योंकि पैसा आ चुका है। चलते हैं अगली घटना पे। निधि को 14,000 का माल बेचा। देखिए जब आपने माल बेचा और निधि को बेचा, घटना ने यह नहीं बताया है कि हमने निधि से पैसा लिया या नहीं लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने निधि से पैसा नहीं लिया, और जब हमने निधि से पैसा नहीं लिया तो निधि हमारे लिए एक लेनदारी बन जाती है। लेनदारी अर्थात परिसंपत्ति, और परिसंपत्तियों में इजाफा होना या कह लीजिए परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी होना डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो यहां पे हमने लिखा निधि का खाता डेबिट अर्थात नाम, और क्योंकि माल बेचा गया है और माल बेचने के लिए हमारे पास एक नया नाम निकल कर आता है जिसका नाम है विक्रय। सामान को खरीदना क्रय और सामान को बेचना विक्रय। विद्यार्थियों को यहां ध्यान देना चाहिए कि रोज नामचा बनाते हुए हम स्टॉक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आने वाला स्टॉक परचेज क्रय, और जाने वाला स्टॉक सेल विक्रय। और परचेज मतलब क्रय अधिकतम डेबिट ही किया जाता है, और सेल अर्थात विक्रय अधिकतम क्रेडिट ही किया जाता है। यह ध्यान देना होगा कि जब भी हम सामान खरीदें तो क्रय खाते को डेबिट करें, और जब भी हम सामान बेचें तो विक्रय खाते को क्रेडिट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल के बाद निधि को सामान देने के बाद 8 अप्रैल को निधि ने 14,000 रुपये का भुगतान किया। जब निधि ने 14,000 रुपये का सामान खरीदा था, निधि हमारे लिए एक लेनदारी थी। अब हमने निधि से पैसा ले लिया है, अर्थात रोकड़ का आना, कैश का आना, परिसंपत्तियों का बढ़ना, और परिसंपत्तियां बढ़ती हैं डेबिट से। और क्योंकि निधि हमको पैसा दे चुकी है तो निधि अब हमारे लिए लेनदारी नहीं बचती, परिसंपत्ति घट रही है, और परिसंपत्तियां घटती
क्रेडिट से है। तो यहां पे एंट्री क्या बनी, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता नाम, और निधि क्रेडिट, क्योंकि निधि अब हमारे लिए परिसंपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितु से 20,000 रुपए का माल खरीदा। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया जब माल खरीदा जाए तो क्रय और बेचा जाए तो विक्रय, क्योंकि अब हमने ऋतु से सामान खरीदा है तो क्रय हमेशा ही डेबिट किया जाता है। क्रय खाता नाम, और क्योंकि यह सामान ऋतु से खरीदा गया है तो ऋतु का खाता क्रेडिट, मतलब जमा। कुछ इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आप अधिकतम रोज नामचा बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी उदाहरण में अगली जो घटना है वह हमें यह बताती है 14 अप्रैल चेक द्वारा 6,000 रुपए की बीमा किस्त का भुगतान। देखिए बीमा किस्त, जिसको हम इंश्योरेंस भी कहते हैं, यह एक तरीके का खर्चा है, व्यय। और हमने अभी अभी पढ़ा व्यय और परिसंपत्तियां डेबिट साइड से बढ़ा करती हैं। बीमा किस्त खाता डेबिट, बीमा किस्त खाता नाम, और क्योंकि यह रोकड़ का जाना है, रोकड़ क्योंकि परिसंपत्ति है और परिसंपत्ति का घटना क्रेडिट किया जाता है, तो रोकड़ क्रेडिट। लेकिन हमारी इस घटना में हमने जो भुगतान किया है वह चेक से किया है, तो रोकड़ की जगह यहां शब्द इस्तेमाल किया जाएगा बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली घटना में 2,000 रुपए का किराया दिया। 18 अप्रैल 2,000 का किराया दिया। आप सभी जानते हैं किराया देना एक खर्चा है, एक व्यय है, और सभी खर्चे डेबिट साइड से बढ़ा करते हैं। जिस तरह से बीमा किस्त को डेबिट किया गया था, ठीक उसी तरीके से किराए को भी डेबिट ही किया जाएगा। किराया खाता नाम, और क्योंकि यहां भुगतान हुआ है, पैसे का जाना, रोकड़ का जाना, कैश का जाना, तो रोकड़ खाता क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले एक दिन बाद, मतलब 20 अप्रैल 1500 का माल दान में दिया। देखिए दान में सामान का जाना विक्रय नहीं, क्योंकि दान आप सामान को बेच नहीं रहे, आप सामान को दान कर रहे हैं। कहने का मतलब 2,000 रुपये वाला सामान अगर आप विक्रय के रूप में किसी अपने ग्राहक को दें तो शायद आप उसमें अपना लाभ जोड़ के 2,200 या 2,300 रुपये में देते हैं, परंतु अगर आप किसी तरीके का दान कर रहे हैं तो वह 2,000 का ही कहलाएगा। अर्थात जो माल क्रय हुआ वह विक्रय नहीं, क्रय का उल्टा हो गया है। 2,000 रुपये का सामान आना क्रय है, 2,200 में सामान चले जाना विक्रय है, परंतु वही 2,000 का माल किसी को 2,000 में ही दान दे देना विक्रय नहीं। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे। दान खाता एक खर्चे के नाम पे डेबिट हो जाता है, क्योंकि सभी खर्चे परिसंपत्तियों की तरह डेबिट से ही बढ़ते हैं, और क्योंकि ये सामान का जाना है, सामान का आना क्रय और सामान का उसी लागत पे चले जाना क्रय को क्रेडिट कर देगा, ना कि विक्रय को। विक्रय तो तब हो जब वह आप अपने किसी ग्राहक को दें, इसलिए यहां क्रय खाता क्रेडिट किया जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्रय खाता क्रेडिट भी हो सकता है कब, जब कभी माल दान के रूप में दिया जाए, या व्यवसाय का स्वामी अपने ही व्यवसाय से अपने घर के लिए यह सामान व्यवसाय से निकाल के ले जाए। दान के लिए व्यवसाय के स्वामी द्वारा निकाला गया सामान, या फिर आग लग जाने के कारण कोई नुकसान हो जाए। इन 3-4 परिस्थितियों में क्रय खाते को क्रेडिट भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को 11,200 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखिए
फर्नीचर खरीदना भी एक परिसंपत्ति है और परिसंपत्तियों का बढ़ना डेबिट। इसलिए फर्नीचर खाता नाम अर्थात डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट, क्योंकि हमने पैसा दिया। रोकड़ मतलब कैश का घटना, मतलब परिसंपत्तियों का घटना, परिसंपत्तियों का घटना अर्थात क्रेडिट हो जाना। तो यह एक और एंट्री होती है। और चलते हैं अगली एंट्री पे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 रुपये आहरित, अर्थात व्यवसाय का स्वामी अपने घर के लिए व्यवसाय से सामान लेके जा रहा है। और हमने अभी अभी इसी बात की चर्चा करी कि अगर व्यवसाय का स्वामी सामान व्यवसाय से निकाल के ले जाएगा तो वह क्रय खाते को क्रेडिट कर देंगे। आइए अगली घटना पे चलते हैं। 29 अप्रैल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 रुपये आहरित, मतलब व्यापार के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 रुपये व्यवसाय में से निकाले। अब यह जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसे निकालना एक ऐसी घटना है जो कि व्यवसाय का खर्चा नहीं है, तो यह व्यापार का खर्चा नहीं माना जाएगा और व्यापार के स्वामी के खाते से इसको काटा जाता है, और जिसको हम अंग्रेजी में ड्राइंग भी कहते हैं। परंतु रोकड़ तो इससे बाहर जा ही रहा है, कैश का तो जाना तय है, क्योंकि व्यापार के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कैश का उपयोग किया। तो देखिए, एंट्री करते हुए एक नया शब्द आप सीखेंगे जिसका नाम है आहरण खाता, डेबिट नाम, जिसको हम ड्राइंग अकाउंट भी कहा करते हैं। और कैश का जाना मतलब रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली घटना की तरफ चलते हैं। 30 अप्रैल, 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होना अर्थात कैश का आना, रोकड़ का आना, और रोकड़ का आना मतलब कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता नाम। और क्योंकि आपने ब्याज को पाया है, ब्याज आपके लिए एक लाभ है, ब्याज आपके लिए एक लाभ है, और सभी लाभ के खाते क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं। तो देखिए क्या एंट्री बनती है इसके लिए। रोकड़ का आना मतलब रोकड़ खाता डेबिट, और क्योंकि ब्याज की प्राप्ति हुई है, यह आपके लिए एक तरीके की इनकम है, लाभ है, और लाभ खाते सदा ही क्रेडिट किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज के इस सत्र में यह सीखा कि मुख्यतः 5 तरीके के खाते हैं, परिसंपत्तियां और खर्चे, जिनका बढ़ना डेबिट से होगा और घटना क्रेडिट से, और सभी देयताएं, पूंजी और लाभ, यह कुछ इस तरीके के खाते हैं जो क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं, जमा से, और घटते डेबिट से हैं, नाम से। इन्हीं नियमों के आधार पे हमने कुछ एंट्री सीखी और बाकी के नियम हम अपने अगले सत्र में सीखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, आपको इसी तरीके के सवाल अपनी पाठ्य पुस्तक से दोहराने हैं। धन्यवाद।